ए पंखा को नजदीक करो न जी। सब पंखा अपने में घुसा लो, समझा। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बोला बहुत अच्छे हैं। बाहर बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई सही से हो रहा है ना। स्टूडेंट लाइफ में अगर पढ़ाई लिखाई सही से हो तब बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल भी खत्म हो गया था। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत भारत के वायसराय। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, भारत का वायसराय शुरू करने जा रहे हैं। तो भारत का वायसराय शुरू करने जा रहे हैं। भारत के वायसराय को पढ़ते हैं अब हम लोग, लेकिन उससे पहले कल जो पढ़ाए हैं 2 4 5 प्रश्न पूछते हैं, जिनसे पूछेंगे जवाब वही दीजिएगा। उधर खड़ा हो जाइए हीरो, आप अपने बगल वाला खड़ा कीजिए ना। हाँ, बताइए बताइए क्या बताइएगा, कुछ बताइए बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को जीतकर कंपनी के साम्राज्य में कब मिलाया? 1849। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। ए लड़का, ए पिलर के पास जो है, हाँ बताइए बताइए आप। नरबली प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अपने मन से बोले, बैठ जाइए। इसको दीजिए, वो टूल ही दे दीजिए, जगह ना है तो। चलिए, हे लड़की बताइए तो, खड़ी होइए तो। नहीं नहीं, हाँ बताइए, दास प्रथा का अंत किसने किया है? लॉर्ड क्या? लॉर्ड डलहौजी। आपको तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलना चाहिए, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। कल्ले न पढ़ी है जी, रिवीजन नहीं करती है, बट सजने सवरने से फुर्सते न है तू लोग को, है कुत्ता बिल्ली जैसे खड़ते रहता है। चलिए, है लड़की, है खड़ी हुई, हाँ बताइए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेंटकॉफ। बैठ जाइए। हे बताइए। सिंध को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में कौन मिलाया? लॉर्ड एलेनबरो। बैठ जाइए, बताइए। आप ही के साथी सबको भी पढ़ाए, सिर्फ आप ही तो एगो हैं जो जवाब नहीं दिए हैं। रेमन मैग्सेसे से काम नहीं चलेगा, इसको सर्वोत्कृष्ट नोबेल पुरस्कार दे दीजिए इसको, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है अब आपको। चलिए आइए अब।
भारत का वायसराय। ए, शांत हो जाइए, शांति बनाइए। भारत का वायसराय, देखिए भारत के वायसराय, भारत के वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो जो भारत का प्रथम वायसराय है, भारत का प्रथम वायसराय बना है लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय का पद अगर देखा जाए तो वायसराय का पद 1858 से 1947 तक अस्तित्व में रहा है। वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंट बैटेन। इतने लोग हैं जो इस पद को सुशोभित किए हैं। अब इनमें से किसके समय कौन सी घटनाएं घटित हुई है? देखिए, भारत के वायसराय से जो संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, एक दो परीक्षा का प्रश्न हम आपको बोल रहे हैं। जैसे बिहार एसआई का पूछा हुआ एक प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ था तो उस समय भारतीय वायसराय कौन था? तो उस समय था लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। फिर इसके बाद एक और अन्य परीक्षा का पूछा गया प्रश्न हम आपको बतला रहे हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड डफरीन। फिर अलग अलग वायसराय ने अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया है। जैसे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया है तो आपसे पूछा जाता है बंगाल का विभाजन किसने किया है? तो लॉर्ड कर्जन ने किया है। फिर लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो मतलब भारत के तमाम वायसरायों के द्वारा जो कोई कार्य भारत में रहते हुए, पद पर रहते हुए किया गया है, वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही साथ जो है आपसे ये पूछे जाते हैं कि कौन सी घटना जो है आपको किस वायसराय के समय हुई है, कौन सी घटना किस वायसराय के समय हुई है। भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं भारत के प्रथम वायसराय बने हैं आपको कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करें, लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ये गवर्नर जनरल के पद पर 1856 से 1858 तक रहे हैं। 1858 में जब वायसराय का पद आया तो ये वायसराय के पद पर रहे हैं। और लॉर्ड कैनिंग वायसराय के पद पर 1858 से 1862 तक रहे हैं। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ है जिसे भारत परिषद अधिनियम 1858 कहा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें
तो जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के समय जो है, लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय एक अधिनियम 1858 में पारित हुआ है और लॉर्ड कैनिंग के समय ही एक अधिनियम 1861 में भी पारित हुआ है, 1861 में भी पारित हुआ है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 ईस्वी में 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ है और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ है, भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ है। देखिए इस अधिनियम की यूं तो कई सारी विशेषताएं हैं, पॉलिटी में इन अधिनियमों के विशेषता के विषय में आपको बतलाया जाता है, लेकिन मूल तौर पर 1858 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में जो यहां पर जानना है आपको, सिर्फ वो बात हम आपको बता देते हैं। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन रहा है और भारत में अंग्रेजों के शासन की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो अंग्रेजों का शासन रहा है, भारत में अंग्रेजों का शासन 1757 से 1947 तक रहा है, 1757 से 1947 तक रहा है। 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहा है। ऐसे अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 ईस्वी में ही हो गया था। 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक अंग्रेज भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया। अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू किया है 1757 से, और 1757 से 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत में शासन किया है। अब अंग्रेजों ने जो इस अवधि के दौरान भारत में शासन किया है, अंग्रेजों ने जो 1757 से 1947 ईस्वी के बीच में शासन किया है, इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने भारत में दो रूपों में शासन किया है। इस अवधि के दौरान 1757 से 1857 तक भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा है, अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा है, अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा है। और फिर 1858 से 1947 तक अगर देखा जाए तो 1858 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश संसद का शासन रहा है, ब्रिटिश संसद का शासन रहा है, ब्रिटिश संसद का शासन रहा है। अंग्रेजों ने भारत में 1757 से 1857 तक शासन किया है। अंग्रेजों ने जो भारत में 1757 से 1947 तक शासन किया है, इस अवधि के दौरान 1757 से 1857 तक अंग्रेजी कंपनी ने शासन किया है और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश संसद ने शासन किया है, ब्रिटिश संसद ने शासन किया है। जैसे एक बात बताइए, जियो कंपनी और भारत की संसद में कुछ अंतर है? बताइए। बहुत अंतर है। जियो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, भारत की संसद है, संवैधानिक संस्था है। भारत की संसद संवैधानिक संस्था है और जियो कंपनी भारत की एक प्राइवेट कंपनी है। जो अंतर जियो कंपनी और भारत की संसद में है, वही अंतर ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश संसद में है। तो भारत में अंग्रेजों ने दो रूपों में शासन किया है। अंग्रेजों ने 1757 से 1857 के भीतर में जो शासन किया है, इस दरमियान अंग्रेजी कंपनी का शासन था और इस दरमियान ब्रिटिश संसद का शासन था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, उस 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत से कंपनी के शासन का, अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश संसद के शासन की स्थापना हुई। भारत में ब्रिटिश संसद के शासन की स्थापना हुई। तो
लॉर्ड कैनिंग के विषय में यह बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है? तो आपसे यह पूछा जाता है किसके शासनकाल के समय अंग्रेजी कंपनी के शासन का भारत में अंत हुआ और भारत की शासन की बागडोर ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश ताज के हाथ में या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया। तो यह हुआ है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। दूसरा प्रश्न यहां पर जो बनता है, जो आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, वह यह है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी कंपनी के शासन का भारत में अंत कर दिया गया और ब्रिटिश संसद के शासन की शुरुआत हुई? तो आंसर हो जाएगा 1858 का भारत परिषद अधिनियम। बात समझे? कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए ठीक है। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग को और आप जानिए। एक तो पहली बात हम लोगों ने यह जाना, लॉर्ड कैनिंग का ऐसे शासनकाल है 1856 से 62, लेकिन 1856 से 1858 भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर, 1858 से 1862 भारत के वायसराय के पद पर। इन्हीं के शासनकाल के समय अगर देखा जाए तो 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल के समय 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। बजट पेश किया गया था। बजट क्या होता है? तो बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय, मतलब इनकम और खर्च का लेखा जोखा होता है। यानी भारत सरकार को जो एक वर्ष में कितना इनकम हो रहा है और भारत सरकार को एक वर्ष में कितना खर्च हो रहा है, उसी का लेखा जोखा होता है आपको बजट। उसी का लेखा जोखा क्या होता है? आपको बजट उसी का लेखा जोखा होता है। और भारत में आप देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। तो भारत में अभी भी बजट पेश किया जाता है, लेकिन भारत का पहला बजट अगर देखा जाए तो भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय ही जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस बजट के जरिए ही पहली बार इनकम टैक्स, आयकर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बजट के जरिए ही पहली बार भारत में इनकम टैक्स, आयकर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और बात अगर आप आयकर की करेंगे तो देखिए, भारत में सामान्य तौर पर जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा बहुत हमेशा परिवर्तन होते रहता है, लेकिन एक जो सामान्य टैक्स स्लैब है उसमें अगर सालाना इनकम आपका 5 लाख रुपया से कम है तो आपको टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख रुपया से सालाना इनकम अगर ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स लगता है, तो आपके इनकम पर जो आपसे टैक्स लिया जाता है उसी को इनकम टैक्स कहा जाता है। आपके आय पर जो आपसे टैक्स लिया जाता है, भले आप कमाते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके इनकम पर आपसे टैक्स लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और यह टैक्स इसलिए लिया जाता है कि आप भारत में रह करके ही, भारत के संसाधनों का ही दोहन करके आप पैसा कमा रहे हैं, तो भारत को तो आपको देना ही पड़ेगा, समझ गए? तो आपके इनकम पर जो टैक्स लगता है उसी को इनकम टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स जो है यहीं पर जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट पेश करते हुए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस समय इनकम टैक्स जो है आपको राजा महाराजा, बड़े बड़े धन्ना सेठों से, जमींदारों से उस समय इनकम टैक्स लिया जाता था। हर किसी से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। जैसे आप लोग हैं,
आप लोग का अभी इनकम थोड़े है, तो आप लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन कल के डेट में जाकर के मान लिया जाए कि आप बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए, आपका इनकम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया पर ईयर हो गया, या फिर आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, आपका इनकम करोड़ों में है, तो उस कंडीशन में आपको अपने आय पर जो है टैक्स देना होगा। समझ गए, यही आय टैक्स है, यह इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद आप सुनते होंगे कि इंडियन पेनल कोड की धारा 302, इंडियन पेनल कोड की धारा 309, 307, 302 में है हत्या, 307 में है आधा, हाफ मर्डर, और 309 में है, 309 में है आत्महत्या, 309 में आत्महत्या, 302 में हत्या, 307 में हाफ मर्डर। मतलब मान लिया जाए कि आप किसी का मर्डर कर दिए, तो आपको इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत सजा सुनाई जाएगी, आप पर धारा 302 लगाया जाएगा। जैसे भगत सिंह ने लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी, तो उन पर जो मुकदमा चला था, उस मुकदमा में जो उन पर केस चला था वह आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चला था। मान लिया जाए कि आप किसी का हाफ मर्डर कर दिए तो 307 के तहत चलेगा, और अगर आप आत्महत्या का प्रयास किए और बच गए तो आईपीसी के धारा 309 के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझे? तो इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता क्या है जानते हैं? भारतीय दंड संहिता है, आप कौन अपराध करेंगे तो आप पर कौन धारा लगाया जाएगा, आप कौन अपराध करेंगे तो आप पर कौन धारा लगाया जाएगा, उसी का संग्रह, उसी का संकलन इंडियन पेनल कोड में है, आईपीसी में है। और इंडियन पेनल कोड की अगर हम लोग बात करें, यानी भारतीय दंड संहिता की अगर हम लोग बात करें, तो भारतीय दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1860 ईस्वी में आया था। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की अगर हम लोग बात करें, तो जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, जिसके तहत अपराध करने वाले लोगों को अलग अलग धारा के तहत सजा सुनाई जाती है, वह जो है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही आया था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी आया है। लॉर्ड कैनिंग के समय जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया है, इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई है, या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। अब कहिएगा पोर्टफोलियो प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या है? एक बात बताइए, देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या अकेले शासन करते हैं? नहीं, मोदी जी को शासन प्रशासन में मदद करता है उनका कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जैसे अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, विदेश मंत्रालय विजय शंकर के पास है, इसके बाद जो है रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, फिर जो है वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कैबिनेट के सहयोगियों के मदद से देश में शासन प्रशासन चलाते हैं। इसी को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है कि अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को बांट दिया जाता है, इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। तो भारत में 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ है, इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई है। यह भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लॉर्ड कैनिंग के समय हुए हैं। अब इसको आपको जो पीडीएफ नोट मिला है, आप उसको 1 मिनट में पढ़िए, फिर इसको याद करवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए गुरुजी लोग? चलिए बताइए हीरो सब, आइए बताइए फटाफट, बताइएगा किसके समय कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई? आए? अच्छा, ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1858 का भारत परिषद। क्लियर है ये बात? इसके बाद आगे बताइएगा किसके समय भारत में पहली बार बजट पेश किया गया है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पहली बार भारत में बजट कब पेश किया गया? कब पेश किया गया? 1860 में। और भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया? किसने? अच्छा, इसके बाद भारतीय दंड संहिता कब आया है? 1860 में जब भारतीय दंड संहिता आया था तो उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? भारतीय वायसराय कौन थे? चलिए, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के पारित होने के समय भी वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं के समय भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई है ना? इतना बात याद हुआ? चलिए अब इससे आगे, लॉर्ड कैनिंग के बाद जो अगला वायसराय बना है, लॉर्ड कैनिंग के बाद जो अगला वायसराय बना है उसका नाम है आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो इनका शासन काल है 1862 से 1864। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासन काल है 1862 से 1864। देखिए, इनके द्वारा किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इनके द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इन्होंने बहाबी आंदोलन को दबा दिया, बहाबी आंदोलन का अंत कर दिया, बहाबी आंदोलन को समाप्त कर दिया, या यूं कहे बहाबी आंदोलन का दमन इन्होंने कर दिया, दमन इन्होंने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बहाबी आंदोलन क्या है? देखिए, आगे आधुनिक भारतीय इतिहास में ही आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और जब आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ते हुए आप हिंदू धर्म में सुधार को लेकर ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन चलाया गया है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में सुधार को लेकर बहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये तमाम आंदोलन चलाए गए हैं। बहाबी आंदोलन इस्लाम धर्म में चलने वाला एक सुधारवादी और सांप्रदायिक आंदोलन था। सुधारवादी और सांप्रदायिक आंदोलन था। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि बहाबी आंदोलन सांप्रदायिक आंदोलन था। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बहाबी आंदोलन था, बहाबी आंदोलन ने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने जिहाद का नारा दिया, अकबर ने भी जिहाद का नारा दिया है, बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया। मुस्लिम शासक जब हारने लगता था ना तो जिहाद का नारा दे देता था। इसके बाद तो बहाबी आंदोलन में जिहाद का नारा दिया गया। दूसरी बात, जिस प्रकार औरंगजेब अपना लक्ष्य बनाया था भारत को इस्लामी राष्ट्र के रूप में तब्दील करना है, भारत जो हिंदुओं का देश रहा है उसको इस्लामी राष्ट्र के रूप में तब्दील करना है, यह लक्ष्य था औरंगजेब का। और जो लक्ष्य औरंगजेब का था वही लक्ष्य बहाबी आंदोलन का भी था। जो लक्ष्य औरंगजेब का था वही लक्ष्य
वहाबी आंदोलन का भी था। तो वहाबी आंदोलन का लक्ष्य सांप्रदायिक था, मतलब एक खास संप्रदाय को लेकर था, मतलब एक खास धर्म को लेकर था कि भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। यही वजह है इसे सांप्रदायिक आंदोलन कहा जाता है, और सांप्रदायिक आंदोलन की वजह से ही इसे लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने दबा दिया। और वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद राय बरेलवी थे, सैयद अहमद राय बरेलवी थे। और वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना था, वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना था। इस वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया है, जो कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लॉर्ड एल्गिन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको सर जॉन लॉरेंस। हां, लॉर्ड लॉरेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर जॉन लॉरेंस। और इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल है 1864 से 1869, 1864 से 1869। देखिए, लॉर्ड लॉरेंस के समय अंग्रेजों ने भूटान के साथ युद्ध लड़ा। आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं, अंग्रेजों ने भारत में तथा भारत के आसपास अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर, अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, उसी क्रम में आंग्ल भूटान युद्ध, भूटान नरेश के साथ अंग्रेजों ने 1865 ईस्वी में युद्ध लड़ा था, जिसे भूटान का युद्ध कहते हैं। और भूटान का युद्ध लॉरेंस के समय ही हुआ था। और लॉरेंस के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान, भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना अधिकार करने के लिए, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना अधिकार करने के लिए, अफगानिस्तान पर अपना अधिकार करने के लिए आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880, 1878 से 1880। तो 1878 से 80 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं। लेकिन उसके पहले लॉरेंस जब भारत के वायसराय के पद पर थे तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाया, इसका मतलब क्या है? अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाया, इसका मतलब यह है कि लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जैसे अफगानिस्तान में शासन चल रहा था वैसे लॉरेंस ने अफगानिस्तान में शासन चलने दिया। अफगानिस्तान के प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लॉरेंस नहीं किए, कोई भी परिवर्तन जो है आपको लॉरेंस नहीं किए। अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाया, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे इतिहास में शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। लॉरेंस ने जो अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाया, इसे इतिहास में शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है, शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। तो शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है कि एक तो सीधा तौर पर यह पूछा जाता है लॉरेंस ने किस देश के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो अफगानिस्तान के साथ। दूसरा, इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत से किस वायसराय का संबंध रहा है, तो शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत से संबंध रहा है सर जॉन लॉरेंस का, सर जॉन लॉरेंस का। इसके बाद अगर लॉरेंस की बात की जाए तो इनके समय ओडिशा में भयंकर अकाल पड़ा था। ओडिशा में इनके समय जो है आपको भयंकर अकाल पड़ा था। लॉरेंस के बाद अगर देखा जाए तो लॉरेंस के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड
मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मेयो की अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल है 1869 से 1872। 1869 से 1872 लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है। लॉर्ड मेयो के समय कई सारी घटनाएं घटित हुई और लॉर्ड मेयो ने कई सारे कार्य भी किए। जैसे लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में भारतीय राजा महाराजाओं के संतानों को शिक्षा प्रदान करने को लेकर एक कॉलेज खोला। लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में भारतीय राजा महाराजाओं के युवराजों को, संतानों को शिक्षा प्रदान करने को लेकर एक कॉलेज खोला जिसे मेयो कॉलेज कहा गया। जिसे मेयो कॉलेज कहा गया, तो मेयो कॉलेज राजस्थान के अजमेर में है। यह लॉर्ड मेयो के द्वारा ही खोला गया था। फिर लॉर्ड मेयो ने कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कृषि विभाग का गठन किया और लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय ही हुआ था। जनगणना, जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनती करना। मतलब जो है आपको भारत में लोगों की गिनती होती है। भारत में पहली बार लोगों की गिनती 1872 में हुई थी और तब से लेकर आज तक लगभग प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर 1872 के बाद 1881 में हुआ, फिर 1891, 1901, 1911, 1921, 31, 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 में होना चाहिए था जनगणना, लेकिन 2021 में कोविड के वजह से नहीं हो पाया। खैर कोविड को समाप्त हुए भी 2-3 साल हो गया, 2 साल तो हो ही गया है। जनगणना करा देना चाहिए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जनगणना नहीं करवाया है। अब मोदी जी को ही मालूम होगा जनगणना क्यों नहीं करवाया है, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया है अभी तक, ठीक है, दूसरे को तो मालूम है नहीं, समझे। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर सामान्य तौर पर जनगणना होता हुआ आया है, होता हुआ रहा है। तो पहली बार जनगणना इन्हीं के समय हुई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो जब भारत के वायसराय के पद पर थे, लॉर्ड मेयो जब भारत के वायसराय के पद पर थे, तो लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां है। अंडमान मानचित्र कहां गया जी? यहां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी नगर है, पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में काले पानी की सजा जिसको मिलता था उसे यहां भेजा जाता था और सेलुलर जेल की यात्रा पर लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय रहते हुए भ्रमण करने के लिए गए। और जब लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल की यात्रा पर गए, यात्रा किए, भ्रमण किए, शाम के टाइम में, शाम के समय में थोड़ा जब अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा के समय में लॉर्ड मेयो सेलुलर जेल में अकेले घूम रहे थे। उसी का फायदा एक अपराधी ने उठाया, शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी नामक अफगानी मूल के अपराधी ने शाम या अंधेरा होने का फायदा उठाते हुए लॉर्ड मेयो को चाकू गोदकर मार दिया। लॉर्ड मेयो के पेट में चाकू गोदकर उसको मार दिया। लॉर्ड मेयो एकमात्र भारतीय वायसराय है जिनका पद पर रहते हुए हत्या की गई है, जिनका पद पर रहते हुए हत्या की गई है। मृत्यु होना अलग बात है, हत्या होना अलग बात है। फाइनली आदमी परलोक को ही सिधारता है, ईश्वर को ही प्यारे होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। स्वाभाविक मृत्यु होना अलग बात है, हत्या करना अलग बात है, लेकिन फाइनली तो डेस्टिनेशन तो ईश्वर ही है, समझे।
अब यहां तक चीजों को पढ़िए, याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी, समझा देते हैं क्या होता है। चलिए गुरुजी लोग पढ़ लिए, गुरुजी लोग पढ़ लिए। आइए इतना याद कर ना ले, तब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बताइए, वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया? वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया? आए, भूटान युद्ध कब हुआ है? भूटान युद्ध कब हुआ है? किसके समय हुआ है? किसके समय हुआ है? ओडिशा में अकाल किसके समय पड़ा है? आए, चलिए इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा कि लॉरेंस ने किस देश के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई? आए, उसे क्या कहा गया? शानदार निष्क्रियता का, उसे क्या कहा गया? तो लॉरेंस ने जो अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई उसे क्या कहा गया? शानदार निष्क्रियता का, शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत। लॉर्ड लॉरेंस के बाद अगला वायसराय कौन बना? मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया? मेयो कॉलेज कहां है? राजस्थान के। मेयो कॉलेज कहां है? राजस्थान के। कृषि विभाग का गठन किसने किया? पहली बार जनगणना कब हुई है? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? पहली बार जनगणना किसके समय हुई है? कौन एकमात्र ऐसे वायसराय है जिनका पद पर रहते हुए हत्या किया गया? आए, इसका हत्या किसने किया है? आए, शेर अली, शेर अली। चलिए, लॉर्ड मेयो के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल है 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल है 1872 से 1876। जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे इस्लाम धर्म में सुधारवादी आंदोलन हुए थे उसी प्रकार से सिख धर्म में भी सुधार आंदोलन हुए थे। और सिख धर्म के अनुयायी मुख्य तौर पर पंजाब जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। तो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। और पंजाब का कूका आंदोलन इन्हीं के समय हुआ था और पंजाब के कूका आंदोलन को इन्होंने ही दबा दिया, इन्होंने ही दबा दिया। इसके बाद नॉर्थब्रुक की अगर हम लोग बात करें तो इनके समय स्वेज नहर
के खुल जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच डिस्टेंस में कमी आई। स्वेज नहर की अगर हम लोग बात करें तो स्वेज नहर आपको यहां है, ये आपको भूमध्य सागर है और ये आपको लाल सागर है। ये भूमध्य सागर है और ये आपको लाल सागर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जब स्वेज नहर ओपन हो गया तो भारत और यूरोप के बीच डिस्टेंस में कमी हुई और लगभग भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर, लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में कमी हुई। लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में कमी भारत और यूरोप के बीच में हुई स्वेज नहर के खुल जाने से। देखिए होता क्या था, जब तक स्वेज नहर ओपन नहीं हुआ था तो उससे पहले समय तक अगर देखा जाए तो यूरोपीय व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए जो आता था अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर होते हुए भारत में प्रवेश करता था। मतलब यूरोपीय व्यापारी भारत के साथ व्यापार अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के रास्तों के जरिए करता था। लेकिन जब स्वेज नहर खुल गया तो अब यूरोपीय व्यापारी भूमध्य सागर होते हुए, स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए, अरब सागर होते हुए भारत पहुंच जाता था। अरब सागर होते हुए भारत पहुंच जाता था। तो स्वेज नहर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही खुला और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुला। और जो डेली क्लास नहीं आती है उसी को तो गर्मी लगता है। ये सबको क्या कहा जाए, एक रोज आती है 4 दिन गायब रहती है। कहाँ जानते हैं, माँ बाप पढ़ने दिया है और यहाँ पर ये सब जो है घूमती है गांधी मैदान जाकर के, समझे। गर्मी लगता है इसको। बताइए कितना बढ़िया मौसम है, गर्मी लग रहा है। बताइए आप लोग को गर्मी लग रहा है? नहीं लग रहा? तब कितना बदमाश लड़का है, बोल रहा है ठंडा लगता है। जिस रोज पकड़ाए आप हमारे, सब ठंडा उतार देंगे। शांति आज। अच्छा चलिए सुनिए, अब सुनिए, पढ़ने पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। नहीं तो सुनिए, आप आइए नया वाला क्लासरूम में, वहां पर देखिएगा मेरा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हम भीग जाते हैं, लेकिन हम पढ़ाना छोड़ते हैं जी? नहीं छोड़ते हैं। देखिए अगर काम में मजा आए ना तो फिर गर्मी सर्दी नहीं लगता है, और काम में मजा नहीं आए तो गर्मी सर्दी बुखार सब लगता है, समझे। चलिए आइए अब। तो स्वेज नहर सुनिएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही स्वेज नहर खुला और स्वेज नहर के खुलने के वजह से जो है भारत और यूरोप के बीच दूरी में कमी हुई। लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास दूरी में कमी हुई, जिस वजह से भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई। अब व्यापारिक मार्ग थोड़ा आसान हो गया तो अब व्यापार ज्यादा होने लगा। व्यापार क्या होने लगा? ज्यादा। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बड़ौदा के शासक गायकवाड़, मल्हारराव गायकवाड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे पद से हटा दिया गया, उसे पद से हटा दिया गया। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो अगला वायसराय बना है उसका नाम है आपको लॉर्ड लीटन। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद जो अगला वायसराय बना है उसका क्या नाम है? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880। देखिए लॉर्ड लीटन के विषय में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले लॉर्ड नॉर्थब्रुक के विषय में आप एक बात और जानिए। देखिए भारत में अनेकों कुप्रथाएं फैली हुई थी, जैसे भारत में सती प्रथा, नरबली प्रथा, दास प्रथा, ये सब प्रथा था न हो।
लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा का अंत कर दिया। किया ना हो। और सती प्रथा क्या है, दास प्रथा क्या है और नरबली प्रथा क्या है बता चुके हैं ना, बता चुके हैं। तो अब भारतीय समाज में फैली कुप्रथाओं में ही एक था बाल विवाह प्रथा। भारतीय समाज में फैली कुप्रथाओं में ही एक कुप्रथा था बाल विवाह प्रथा। देखिए, बाल विवाह प्रथा की अगर हम बात करें तो बाल विवाह प्रथा कम उम्र में विवाह का हो जाना, यही बाल विवाह प्रथा है। मतलब 5 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस, 11 बरस, 12 बरस के उम्र में विवाह का हो जाना। मतलब जिस समय विवाह का मतलब तक नहीं पता होता है उस समय विवाह का हो जाना, इसी को कहा जाता है बाल विवाह प्रथा। इसी को कहा जाता है बाल विवाह प्रथा। तो 8 बरस 10 बरस में लोगों को जो है विवाह का अर्थ थोड़े पता होता, विवाह का मतलब थोड़े पता होता, नहीं पता होता है। 8 बरस 10 बरस में पता हो जाता है ना। हमको तो नहीं लगता है होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात बता रहे हैं। हम जब 6 या 7 साल के होंगे, लगभग 6 या 7 साल के होंगे, तो हमारी एक फुफेरी बहन थी, समझे, तो हमारे यहाँ ही रहती थी। हम भी बच्चे थे, बच्चा था 5-6 साल का, हम भी थे, वो भी 3-4 साल की रही होगी हमको लगता है। तो हमसे जब पूछता था ना कोई किससे शादी करेगा, हम उसी के साथ खेलते थे, हम कहते थे हम इसी से शादी करेंगे, समझे। तो अगर मान लिया जाए कि 6 बरस 7 बरस में हमको विवाह का मतलब पता होता, तो हम तो ये समझते कि तो हमारी बहन है और हम हिंदू हैं, हम कैसे इससे शादी करेंगे, समझे। तो 6 बरस 7 बरस 8 बरस 9 बरस में विवाह का मतलब बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, समझे। अब हो सकता है आप लोग को पता होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन हमको तो जहां तक हम अपने आधार पर बता रहे हैं। तो बाल विवाह प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो बाल विवाह प्रथा कम उम्र में विवाह का हो जाना, मतलब उस उम्र में विवाह का हो जाना जब विवाह का कोई मतलब ही पता ना हो। तो बाल विवाह प्रथा भारतीय समाज की कुप्रथाओं में से एक बहुत बड़ी प्रथा थी। बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने को लेकर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, आचार्य केशव चंद्र सेन सभी ने प्रयास किया, लेकिन फाइनली बाल विवाह पर रोक लगाने में सफल लॉर्ड नॉर्थब्रुक हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ही भारत से बाल विवाह प्रथा का अंत किया, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही 1872 ईस्वी में लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। उस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया, और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 बरस और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 बरस निर्धारित किया गया। और उस नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा देने की बात की गई थी। अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा देने की बात नेटिव मैरिज एक्ट में जो है आपको की गई थी। तो नेटिव मैरिज एक्ट भी इन्हीं के समय पारित हुआ है 1872 में, और उस एक्ट को पारित करवाने में आचार्य केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद आपको लॉर्ड लीटन की अगर हम बात करें तो ये प्रतिक्रियावादी वायसराय था। प्रतिक्रियावादी वायसराय था मतलब इसका ये है, ये जो है ना हर काम भारतीयों के विपक्ष में जाकर किया। इन्होंने भारतीयों से
उनका अधिकार छीनने का काम किया। इन्होंने भारतीयों को उनका अधिकार दिया नहीं, बल्कि इन्होंने भारतीयों से उनका अधिकार छीन लिया। इन्होंने भारतीयों से उनका अधिकार छीन लिया। इन्होंने भारतीयों से उनका अधिकार छीन लिया। समझ गए? तो आपको लॉर्ड लीटन प्रतिक्रियावादी कार्य किया, भारतीयों से उनका अधिकार छीन लिया। कैसे? देखिए, भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार था, लेकिन इन्होंने या इनके शासनकाल के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुए और भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों से शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए गए। भारतीयों से शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिए गए। इसके बाद समाचार पत्र, मतलब जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, ये सब समाचार पत्र है ना हो, ये सब छपता है ना हो। चलिए, तो वैसे ही ब्रिटिश काल में भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा मतलब हिंदी में, बांग्ला में, मराठी में, गुजराती में, उर्दू में, ये सभी भारतीय भाषाओं में, ये सभी भारतीय भाषाओं में, ये सभी भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपता था। लेकिन इन्होंने भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और इनके समय 1878 ईस्वी में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इनके समय 1878 ईस्वी में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। इनके समय 1878 ईस्वी में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कहा गया कि अब हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी जैसे भारतीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र छपेगा। अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र छपेगा। अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र छपेगा। तो भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया है, इसके तहत लगाने का काम लॉर्ड लिटन ने किया। लॉर्ड लिटन स्वयं बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े साहित्यकार थे। साहित्य के दुनिया का ओवन मेरिडिथ इन्हें कहा जाता है। साहित्य के दुनिया का ओवन मेरिडिथ इन्हें कहा जाता है। लेकिन इन्होंने भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। और देखिए, जैसे आईएएस, आईपीएस का परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, आईएएस आईपीएस जैसा ही पहले हुआ करता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस की परीक्षा में भारत और लंदन दोनों के लोग भाग लेते थे और आईसीएस की परीक्षा में धीरे धीरे भारतीयों की संख्या जब बढ़ने लगी तो इनकी यह इच्छा थी कि आईसीएस अधिकारी के तौर पर कम से कम भारतीयों को लिया जाए और इसी वजह से इन्होंने आईसीएस परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। यानी आईसीएस परीक्षा में कोई भी भारतीय अधिकतम 19 वर्ष के उम्र तक ही भाग ले सकता था, उससे ज्यादा भाग नहीं ले सकता था। आज के डेट में तो आप 18-19 वर्ष में तो जो है आप फॉर्म भरना, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं और उस समय देखिए 19 वर्ष में आपका सरकारी नौकरी में वैलिडिटी खत्म। समझ गए? तो इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को भी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इनके समय भारत में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनके समय भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अकाल पड़ रहे थे, लेकिन उस अकाल की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस अकाल की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन्होंने
लाखों रुपया बहाकर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इन्हीं के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। इन्हीं के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। और इस दिल्ली दरबार के जरिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। और दिल्ली दरबार में लाखों रुपया बहाया इन्होंने, लेकिन भारत के अकाल पीड़ितों को इन्होंने मदद नहीं किया। तो देखिए, सब काम ही भारत के विपक्ष में ही जाकर किया। इसी वजह से इसको प्रतिक्रियावादी वायसराय माना जाता है। इन्होंने सब काम भारत के विपक्ष में जाकर किया। यही कारण है कि इन्हें प्रतिक्रियावादी वायसराय माना जाता है। लॉर्ड लिटन के बाद अगले भारतीय वायसराय की अगर हम बात करें तो अगले भारतीय वायसराय बने लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 1884। सॉरी, 1880 से 1884। जानते हैं, ये भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय हुआ। ई वायसराय जो है सब काम भारतीयों के समर्थन में किया। एक तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया समझिएगा। लॉर्ड लिटन ने जो भी प्रतिक्रियावादी कार्य किया उस सभी निर्णय को यह पलट दिया। सबसे पहले इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के उम्र को फिर से 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। और इन्होंने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और कहा कि न सिर्फ अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेंगे, बल्कि अब भारतीय भाषा में भी समाचार पत्र छपेंगे। भारतीय भाषा में भी समाचार पत्र छपेंगे। और इन्होंने शस्त्र अधिनियम को भी रद्द कर दिया और भारतीयों को भी फिर से अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार मिल गया। मतलब वैसा सब काम जो लिटन भारतीयों के विपक्ष में करके गया, उन सभी के निर्णय को इन्होंने पलट दिया। समझिए, इसी वजह से सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन के विषय में और आप जानिए। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है। भारत का उद्धारक। और इन्हें भारत का उद्धारक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने तमाम काम भारतीयों के समर्थन में किया है। यही वजह है इन्हें भारत का उद्धारक कहा गया है। भारत का उद्धारक। इन्हीं के समय 1881 में जब जनगणना हुई तो यह तय कर दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होगा। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर तब से लेकर आज तक जनगणना होता हुआ आया है। मतलब लॉर्ड रिपन के समय से ही भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई मानी जाती है। लॉर्ड रिपन के समय से ही भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई मानी जाती है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने का प्रयास भारत में पहली बार लॉर्ड रिपन ने ही किया था, जिस वजह से इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। इन्हीं के समय 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। और प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों को रियायत देने का काम किया गया, बच्चों को राहत देने का काम किया गया। देखिए, जब अंग्रेजी कंपनी का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो कारखाना होते थे उस कारखाना में 5 वर्ष के बच्चा को काम करवाया जाता था, 6 वर्ष के बच्चा को काम करवाया जाता था। मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को भी काम करवाया जाता था। और 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा करके काम करवाया जाता था।
तो इन्होंने देखा बच्चों का शोषण हो रहा है, और इसी वजह से इनके समय जब प्रथम कारखाना अधिनियम आया, तो प्रथम कारखाना अधिनियम में स्पष्ट तौर पर यह बात कहा गया, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कारखाना में काम नहीं करेंगे, अर्थात बच्चों को राहत दी गई। फिर दूसरी राहत बच्चों को यह मिली, 7 वर्ष से 12 उम्र, 7 वर्ष से 12 उम्र तक का जो बच्चा है वो अधिक से अधिक एक दिन में 9 घंटा काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। इसका मतलब है अंग्रेजों के द्वारा बच्चों से भी 9 घंटा से ज्यादा काम लिया जाता था, तब ना कहा जा रहा है कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को 9 घंटा से ज्यादा काम ना लिया जाए। तो मतलब इनके समय प्रथम कारखाना अधिनियम आया, और प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत जो है बच्चों को राहत दिया गया, बच्चों को राहत दिया गया। बात समझे? तो बात समझे हैं तो अब पढ़िए, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, पढ़िए, पढ़िए तीनों। चलिए, पढ़ लिए हो? आइए तो बताइए तो फटाफट, नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय पारित हुआ? आए, नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। कब पारित हुआ? आए, किसके समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच दूरी में कमी हुई? आए, लॉर्ड नॉर्थ। पंजाब में कुका आंदोलन को किसने दबाया? किसने दबाया? इसके बाद
आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद अगला वायसराय कौन बना है? कौन बना है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया? आए? किसने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? लॉर्ड। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय हुआ? आए? ओवन मेरीदीथ किसका उपनाम है? लॉर्ड लिटन का। इसके बाद लॉर्ड लिटन के बाद कौन बना है? लॉर्ड। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय? आए? भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा कि जो है आपको नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई मानी जाती है? लॉर्ड। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय आया? लॉर्ड। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। क्लियर है? इतना याद हो न गया? इतना में कोई दिक्कत है? नहीं ना है? आगे आज होमवर्क था करेंट पूछेंगे, यही ना था होमवर्क? याद करने के लिए भी नहीं बोले थे? हाँ, लड़का का कॉपी चेक होगा और पूछेंगे भी, दोनों चीज था। कब? परीक्षा के बाद याद करेंगे, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, ज्यादा बकर बकर की। तो कल नहीं बोले थे हम याद करने के लिए? उसी दिन बोले थे ना? है? अगले मंगलवार को पूछेंगे। अच्छा ठीक है, अगले मंगलवार को ही पूछेंगे। ठीक है, चलिए लड़का लोग आज इतना ही रहने दीजिए, समझे? इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और इसको कॉपी में उतार रहे हैं ना? कॉपी में उतारते जाइए। एक क्लास और लगेगा, एक क्लास में खत्म हो जाएगा आप। ठीक है, चलिए कॉपी पलटिए तो अपना अपना लड़का लोग करंट और इतिहास दोनों कॉपी पलटिए। और जिसका कॉपी ना है वो जो है खड़े हो जाइए। चलिए करंट और इतिहास का कॉपी पलटिए, जो नहीं लिख करके लाए खड़े हो जाइए। चलिए ऑनलाइन वाले लोग मिलते हैं अगले क्लास में। कर दो ऑनलाइन जी, करंट है जी।